हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र पूनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नई पहल जिसमें आपका सहयोग और सुझाव अति आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे आईआर अध्ययन के उपागम। ये टॉपिक राजनीति विज्ञान के हर विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आईआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रिलेशन, या हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसके अध्ययन के जो उपागम है उनके बारे में क्या करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे उपागम क्या होता है। उपागम का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है, अप्रोच। अप्रोच किसी भी सब्जेक्ट को, यानी कि एक देखने का जो दृष्टिकोण होता है, ये इसको इस तरीके से समझे कि उपागम का मतलब है एक चश्मा जो किसी भी विषय को देखने के लिए क्या है, अपनी नजर से क्या करता है, देखता है। आदर्शवादी इसको अलग चश्मा से देखेगा, यथार्थवादी अलग चश्मा से देखेगा, नव उदारवादी अलग चश्मा से देखेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो अप्रोच का मतलब क्या होता है, हिंदी में था दृष्टिकोण। अभी हम सबसे पहले इसके सामान्य पहलुओं पे चर्चा करेंगे। सामान्य पहलू जैसे कि इस जो आईआर अध्ययन का जो शुरुआत कब से हुआ है, 1919 में पहली बार राजनीति विज्ञान के अंदर एक शाखा के रूप में, राजनीति विज्ञान में एक शाखा के रूप में वेल्स विश्वविद्यालय के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो शुरुआत करने वाला जो राजनीतिक शास्त्री था उनका नाम है अल्फ्रेड जिमरन। ये जो राजनीतिक शास्त्री है उन्होंने क्या किया था, इनका शुरुआत किया था। इस उपागम आईआर अध्ययन का जो उपागम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, सिद्धांत के तौर पे विकसित करने के लिए दो राजनीतिक शास्त्रियों का मुख्य योगदान है। वो है ई.एच. कार या मार्गेनथाउ जो राजनीतिक शास्त्री हैं, उनका इस जो आईआर अध्ययन का जो उपागम है इसको विकसित करने में सबसे ज्यादा योगदान रहा है। अभी हम चर्चा करेंगे कि आईआर के कौन कौन से उपागम हैं और इनके अंदर किस टाइप की सामान्य पहलू या उसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आदर्शवादी उपागम, नंबर 1। नंबर 2 पे लेते हैं यथार्थवादी उपागम। नंबर 3 पे हम ले लेंगे परंपरागत उपागम। नंबर 4 पे आप ले सकते हैं व्यवहारवादी उपागम। नंबर 5 पे आप ले सकते हैं जैसे कि प्रकार्यवादी, नव उदारवादी। इस प्रकार से आप क्या ले सकते हैं। लास्ट जैसे आप ले सकते हैं मार्क्सवादी उपागम। ये जितने भी उपागम हैं सबके चश्मा क्या है, सबके दृष्टिकोण क्या है, अलग अलग हैं। आपको ये समझना है कि आदर्शवादी व्यक्ति आईआर के बारे में क्या सोचता है, यथार्थवादी जो विचार है या उपागम है वो आईआर के बारे में क्या सोचता है। आज के आपके जो ये लेक्चर है इसमें आपको ये सब चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। आज मैं पार्ट 1 में सिर्फ 2 ही जो उपागम है इनको पूरा करूंगा, और यथार्थवादी उपागम के भी कुछ नए रूप हैं जैसे कि नव यथार्थवाद, प्रकार्यवाद, इनके ऊपर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम अभी टॉपिक को एक तरह से अभी क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे आदर्शवादी उपागम। जो आदर्शवादी उपागम है, सबसे पहले हम ये हर उपागम के क्या करेंगे, जो समर्थक होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आदर्शवादी उपागम, ये जो अप्रोच है, इसके जो समर्थक हैं उनमें सबसे पहले आप ले सकते हैं कांट। पीछे से, इससे अगर पीछे ले तो आप प्लेटो को भी ले सकते हैं। कांट के बाद आप ले सकते हैं इसके अंदर जैसे कि ई.एच.
उसके बाद आप ले सकते हैं जो आधुनिक, जो इस उपागम का सबसे डेविड हेल्ड ले सकते हैं आप, डेविड हेल्ड। उसके बाद में इस उपागम से संबंधित वुडरो विल्सन जो कि क्या कौन थे, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कहलाते हैं, वो भी कौन से उपागम से जुड़े हुए हैं, आदर्शवादी उपागम से जुड़े हुए हैं। यूएसए के क्या रहे हैं, ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अभी हम इसको आगे बढ़ाते हुए कि आदर्शवादी उपागम होता क्या है, आपको समर्थक पता चल गया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आदर्शवादी जो उपागम होता है वो किस प्रकार की विशेषताएं या सामान्य पहलू क्या है। सामान्य पहलू में आप सबसे पहले ये सोच सकते हैं कि जो आदर्शवादी जो उपागम है वो सिद्धांतों, आदर्शों और नैतिकता पे क्या देता है, बल देता है। सिद्धांत, आदर्श और नैतिकता पे क्या देता है, बल देता है। और ये जो उपागम है वो इस प्रकार के नियामक विज्ञान का मतलब ये होता है कि क्या होना चाहिए के ऊपर क्या करते हैं ये लोग, चर्चा करते हैं। तो आदर्शवादी उपागम के बारे में हमने जो पहला पॉइंट देखा वो क्या है, ये उपागम किस पे बात करता है, सिद्धांत, आदर्श, नैतिकता पे बात करता है। इसका जो नियामक विज्ञान है वो क्या है, इस उपागम के अंदर ये बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्या करता है, ज्यादा बल देता है। नंबर 2 पॉइंट, युद्ध से संबंधित एक पॉइंट है जिसमें आदर्शवादी जो उपागम है वो ये बताता है कि युद्ध क्यों होता है, तो आदर्शवादी जो उपागम है वो बताता है कि सिद्धांतों और विचारों का जो युद्ध का जो मुख्य कारण है वो क्या है, सिद्धांत और विचारों का जो संघर्ष है उसके कारण क्या होता है, जो युद्ध का जो कारण बताते हैं वो क्या बताते हैं, सिद्धांतों और विचारों के बीच में जो संघर्ष है वो मेन कारण किसका है, मुख्य कारण किसका है, युद्ध का है। इस प्रकार के विचार ये देते हैं। उसके बाद में जो आदर्शवादी जो उपागम है उसके अंदर ये क्या बोलता है, विश्व बंधुत्व की भावना का क्या करता है, विकास करता है। यानी पूरा विश्व एक है या विश्व बंधुत्व की भावना का क्या करता है, ये विकास करता है। इसके अंदर क्या होता है, पूरा विश्व की एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैसे यूएन या जैसे लीग ऑफ नेशन जिसको हम बोलते हैं राष्ट्र संघ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो बाद में बना था उसको क्या बोलते हैं हम, राष्ट्र संघ। जो बना था वो कौन से उपागम के उस पर बना था, आदर्शवादी उपागम के ऊपर ही बना था। और उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, वुडरो विल्सन ने उस टाइम पे क्या दिया था, आदर्शवादी उपागम के जो मुख्य जो सामान्य पहलू उनके बारे में बताया था। और राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो उसी समय पे इसी उपागम के बेस पे हुई थी। अभी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा नैतिकता पे। मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि नैतिकता पे बल देता है, लेकिन नैतिकता पे एक इसके जो समर्थक है कांडरसेट जो आधुनिक क्या है, आधुनिक राजनीति के अंदर या आधुनिक आईआर के अंदर क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। और वो क्या बोलते हैं, यानी कि जो हम क्या करेंगे, एक ऐसे व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे जिसमें विषमता और अत्याचार का क्या होगा, कोई भी जगह नहीं होगा। इसका कथन एक बार फिर सुने,
हम एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाएंगे जिसमें विषमता और अत्याचार का क्या होगा, कोई भी जगह नहीं होगा। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम के अंदर कथन बेस पे आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्डरसेट कौन से उपागम को सपोर्ट करते हैं, आदर्शवादी उपागम को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि नैतिकता से संबंधित, यानी कि हम ऐसी नैतिक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें विषमता और अत्याचार की कोई जगह नहीं होगी। ये कथन किसका है, कॉन्डरसेट का है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आधुनिक भारत है, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहा है वो कौन से उपागम से रहा है, आदर्शवादी उपागम से रहा है। भारत के संविधान का आर्टिकल 51, भारत के संविधान का आर्टिकल 51 भी किससे संबंधित है, विश्व शांति विश्व बंधुत्व से संबंधित है। इसीलिए क्या है, वो आदर्शवादी उपागम से ही रिलेटेड है। अभी हम बात करेंगे यथार्थवादी उपागम के बारे में। अभी हम बात करेंगे यथार्थवादी उपागम। यथार्थवादी उपागम के सबसे पहले हम समर्थक देखेंगे। समर्थक में अगर हम जाएं तो अगर प्राचीन उसे उठाएं तो संजू कौन है, एक चाइना का एक यथार्थवादी राइटर है। उसने बहुत सारी क्या है कृतियां लिखी है, और वो सारी की सारी कृतियां किस पे डिपेंड करती हैं, यथार्थ के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद अगर हम सोचें तो हमारे जो कौटिल्य हैं वो भी कहीं न कहीं क्या है, एक यथार्थवादी या व्यवहारिक क्या है विचारक हैं। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो इसके जो सपोर्टर हैं उनमें आप ले सकते हैं मार्गेन थाउ, जिसको तो क्या बोला जाता है, इसका यथार्थवाद का पर्यायवाची भी कहा जाता है। किसने कहा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि अल्गोसाबी एक राजनीतिक विचारक हैं, अल्गोसाबी। यानी कि आप फिर से सुने, यथार्थवादी विचार को अगर हम प्राचीन से लें तो सुंजू हो गया, कौटिल्य हो गया। उसके बाद में जैसे कि हॉब्स, आप हॉब्स को भी इसमें शामिल कर सकते हो। उसके बाद में आप जैसे थुसिडाइड्स, एक प्राचीन जो दार्शनिक है, क्या बोलते हैं, यथार्थवादी विचारक है, उनका नाम क्या है, थुसिडाइड। ये सब देखो एक बार आप फिर सुने, यथार्थवादी जो उपागम है उसके सपोर्टर क्या है, प्राचीन समय से भी है। सेम जैसे कि आदर्शवादी विचारधारा के भी समर्थक प्लेटो हो गए या प्राचीन से जैसे कांट हो गए, उसी प्रकार से इसके जो यथार्थवादी उपागम है उसकी शुरुआत भी क्या है, प्राचीनता से ही होती है। उसमें संजू आ गया, कौटिल्य आ गया, उसके बाद में हॉब्स आ गया, थुसिडाइड आ गया। तो इन सब के अलावा जिसको यथार्थवाद का पर्यायवाची कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, मार्गेन थाउ को कहा जाता है। मार्गेन थाउ को कहने वाला कौन है, अल्गोसाबी है। अभी हम देखेंगे यथार्थवाद के सामान्य पहलू, यानी यथार्थवादी उपागम के जो लोग हैं वो आईआर के बारे में क्या विचार देते हैं। जो यथार्थवादी विचारक हैं सबसे पहले क्या करते हैं, वो आदर्शवाद की क्या करते हैं, आदर्शवाद को क्या करते हैं, रिजेक्ट या उसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं। आदर्शवाद का मुख्य क्या है, जैसे कि नैतिकता, आदर्श, और जैसे कि उसके सिद्धांत, इन सब के ऊपर क्या लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। यानी सबसे पहला जो पॉइंट है यथार्थवाद में समझने वाला ये है कि वो क्या करते हैं, आदर्शवादी जो उपागम है उसके खिलाफ में कौन सा आया है, यथार्थवादी उपागम आया है। और उसका सबसे मुख्य जो आज के समय पे जो विचारक है वो कौन है, मार्गेन थाउ है। तो इसको जब रिजेक्ट करते हैं तो ये किस पे बल देते हैं, ये बल देते हैं शक्ति पे। शक्ति को क्या करते हैं, ये अति महत्वपूर्ण मानते हैं। और राष्ट्रीय हित को क्या करते हैं, ये शक्ति से जोड़ते हैं। यानी कि ये जो यथार्थवादी विचारक बोलते हैं कि राष्ट्रीय हित बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो किससे प्राप्त किया जा सकता है,
शक्ति के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या है, इनका एक मुख्य विचार है। नंबर 2, जैसे कि आदर्शवादी विचारक क्या थे, नियामक विज्ञान को मानते थे, नियामक विज्ञान को मानते थे। तो ये किसको मानेंगे, ये किसको मानते, इसके विपरीत विधायक विज्ञान, यानी नियामक विज्ञान के अंदर क्या है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए पे क्या होती है, बात होती है। और विधायक जो विज्ञान है उसमें होता है क्या है के ऊपर क्या होता है, चर्चा होती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि नियामक जो विज्ञान है वो किसका है, आदर्शवादी उपागम का है, और यथार्थवादी उपागम का क्या है, विधायक विज्ञान, जिसमें ये बताया जाता है कि क्या है रियलिटी के अंदर, जो अभी यथार्थ में ये क्या करते हैं, ज़्यादा आगे की चीज़ नहीं सोचते हैं और ज़्यादा पीछे की भी नहीं सोचते हैं। जो अभी हालात ऑन प्रेजेंट सिचुएशन में, उसी को क्या मानते हैं ये लोग, ज़्यादा महत्व देते हैं। अभी हम बात करेंगे इनका नेक्स्ट पॉइंट, मानव का जो स्वभाव है, मानव के स्वभाव से संबंधित इनका एक विचार है। मानव के स्वभाव को ये क्या मानते हैं, स्वार्थी मानते हैं, और हमेशा किसमें, अपने हित में। स्वार्थी है जो हमेशा किसके बारे में सोचता है, अपने हित के बारे में सोचता है, जिससे तो इस प्रकार की मनोवृत्ति की वजह से क्या होगा, अगर शक्ति होगी तो मनुष्य क्या करेगा, अपने हित को क्या कर सकता है, साध्य कर सकता है। यानी कि साध्य और साधन, अभी टॉपिक जैसे आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। मैं एक चीज़ जो बता रहा हूँ, साध्य और साधन दोनों ही किससे प्राप्त किए जाते हैं, शक्ति से ही क्या किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार के ये विचार देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो अगला पॉइंट है, जो उसमें ये बताते हैं कि शांति स्थापित कैसे होगी। शांति स्थापित का ये एक तरीका बताते हैं कि शक्ति संतुलन या शक्ति का मैनेजमेंट या शक्ति संतुलन से ही क्या हो सकता है, शांति व्यवस्था लाई जा सकती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के मैनेजमेंट से ही क्या लाई जा सकती है, शांति लाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट कथन है, जिससे आपको क्या होगा, यथार्थवाद के बारे में आपके जो विचार हैं और भी स्पष्ट होंगे। यानी कि आपने सुना होगा कि किसी भी राज्य का कोई भी स्थायी मित्र और कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता है, उसके आर्थिक हित या उसके हित। आप इसको इस तरीके से देखें, किसी भी राज्य का या मनुष्य का, यहाँ पे हम IR की बात कर रहे हैं तो राज्य ले लेते हैं, किसी भी राज्य का कोई भी स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता है। यानी कि ये बताना चाहते हैं, राज्य का कोई भी स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता है, उसका स्थायी सिर्फ क्या होता है, स्थायी उसका होता है सिर्फ हित ही उसका क्या होता है, हमेशा स्थायी होता है। ये जो कथन है वो सबसे पहले किसने दिया था, आकर्षण, इस विचारक ने दिया था। और इसको जो प्रसिद्धि दिलाई थी या इसे थोड़ा मॉडिफाइड करके किसने बोला था, चर्चिल ने भी क्या बोला था, इसको, इस कथन या इस स्टेटमेंट को बोला था। और ज़्यादातर जो एग्जाम में जो चर्चिल का कथन है वो आता है, लेकिन चर्चित यहाँ पे स्थायी हित की जगह क्या बोलते हैं, आर्थिक हित। यानी हर राष्ट्र के आर्थिक हित ही उसके क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। हर राष्ट्र के जो आर्थिक हित होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार की बात कौन बोलता है, चर्चिल और पास्टन, जो आपको पता होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे यथार्थवाद का पर्यायवाची, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कौन, मार्गेनथाउ। ये जो यथार्थवादी विचार है वो कब से शुरू हुआ है, ये जो मार्गेनथाउ का काल, ये यथार्थवादी विचार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है, ज़्यादा प्रभावी है। और जो आदर्शवादी उपागम है, इसके विपरीत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाला जो ईरा है,
इसमें क्या है, ज़्यादा प्रभावशाली था। फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकेंड वर्ल्ड वार तक कौन सा चलता है, आदर्शवाद। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों के अंदर जो उपागम सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है वो कौन सा होता है, शक्ति ही सत्य वाला, यानी शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। ये उपागम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यानी कि 1945 के बाद वाले काल में ज़्यादा प्रभावी रहता है। अभी हम बात करेंगे मार्गनथाउ। ये मार्गनथाउ क्या है, आईआर या अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन है उनके अंदर सबसे जो ये उपागम है इनको जो विकसित करने वालों में सबसे मुख्य जो नाम बताए थे आपको मैंने, एक तो मार्गनथाउ और दूसरा क्या है, E.H. कार। तो E.H. कार जो आदर्शवादी उपागम को ध्यान देते हैं और मार्गनथाउ कौन से पे, जो यथार्थवादी उपागम है इस पे क्या करते हैं, अपना फोकस करते हैं। सबसे पहले मार्गनथाउ की एक किताब है जो कि अति महत्वपूर्ण है छोटे एग्जाम के लिए। आजकल जैसे यूजीसी नेट वगैरह में तो चांस कम है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पॉलिटिक्स अमंग नेशन यानी देशों के बीच में राजनीतिक, ये किताब है। इसमें इन्होंने क्या दिया है, जो यथार्थवादी उपागम का मुख्य रूप से समझाया। इसमें इन्होंने क्या बताए हैं, यथार्थवाद के मुख्य 6 पहलुओं पे चर्चा की है जो कई बार आपको क्रम से भी पूछे जा सकते हैं। कीप इन माइंड, ये जो मार्गनथाउ के पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो बुक है उसमें 6 प्रकार के क्या बताए इन्होंने, जो यथार्थवाद के 6 लक्षण बताए। एक तरह से ये समझ सकते हो 6 प्रकार के उन्होंने क्या बताए, यथार्थवाद के लक्षण बताए। सबसे पहले मानव स्वभाव वस्तुनिष्ठ है। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट इस टाइप से मिलेगा, लेकिन इसको आप समझो कि इसमें बोलना क्या चाहता है। जो मानव का स्वभाव है उसी प्रकार से क्या राज्य का स्वभाव होता है, और मानव के स्वभाव को मनोवैज्ञानिक जिस प्रकार से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी प्रकार से एक राष्ट्र के स्वभाव को भी क्या कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक समझ सकते हैं। इस पॉइंट के अंदर क्या समझाता है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक है, जो राजनेता है वो क्या कर सकते हैं, अपनी दृष्टि और अपने ज्ञान से क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ सकते हैं। इस पॉइंट के अंदर ये बताना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो 6 लक्षण है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से नंबर 2 पे क्या बताते हैं वो, नंबर 2 पे राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति किसका, राष्ट्रीय हित के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास राष्ट्रीय शक्ति है तो ही आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रीय हित प्राप्त कर सकते हो। जो मार्गनथाउ का नंबर 2 पॉइंट है जो यथार्थवाद से संबंधित, वो ये बोलता है अगर आपके पास राष्ट्र में आपके पास कोई भी शक्ति है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जनसंख्या की, भूगोलिक, तभी आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकते हो। इसमें ये समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील रहते हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय हित हमेशा परिवर्तनशील है। नंबर 3 पॉइंट में ये बताना चाहते हैं, और इसको अगर व्याख्या करते हैं तो ये बोलते हैं राष्ट्रीय हित सारे परिवर्तनशील हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय हित जो कि परिवर्तनशील नहीं है वो राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा हमेशा क्या है, स्थायी क्या है, एक हित है। बाकी सारे के सारे हित, राष्ट्रीय हित क्या है, हमेशा परिवर्तनशील या प्रगतिशील है। इस पॉइंट में ये समझाने चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि अमूर्त नैतिक नियम। अमूर्त नैतिक नियम को क्या करते हैं, मार्गनथाउ क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो नैतिक नियम हैं, जो कि अमूर्त का मतलब जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जो नहीं दिखाई देते हैं, वो क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में नहीं चलते हैं। यहाँ पे चलता है तो क्या चलता है, विवेक और मनुष्य का अनुभव। विवेक और अनुभव के आधार पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक या आईआर में आदमी क्या करता है,
जो अध्ययन के उपागम को समझ सकता है और अपने हित की क्या कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने 4 पॉइंट समझा है, तो 5वां पॉइंट क्या है, जो राष्ट्र की नैतिकता और अंतरराष्ट्र की नैतिकता में क्या होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में मार्गेंथाउ यह समझाना चाहता है, जो राष्ट्र की नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, नैतिकता में या इथिक्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। राष्ट्र के स्तर पे नैतिकता के कुछ और नियम होते हैं और अंतर्राष्ट्र के स्तर पे नैतिकता के कुछ और नियम होते हैं। यानी कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने राष्ट्र के अंदर जो नैतिक तत्व हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो आप अपने हितों की पूर्ति भी नहीं कर सकते हो। इस टाइप से क्या करते हैं, ये समझाते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो ये बोलते हैं कि आईआर जो है वो क्या है, एक स्वतंत्र विषय है। मैं आपको सबसे पहले भी समझाया था, E.H. कार और मार्गेंथाउ ने क्या किया है, आईआर को एक स्वतंत्र विषय बचाने में सहयोग किया। इसलिए इन्होंने क्या किया है, आईआर को क्या माना है, यहाँ पे एक स्वतंत्र विषय माना है। आईआर का मतलब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे, आज हम मार्गेंथाउ के बारे में कुछ और गहन, जो नॉर्मल जो स्टडी होती है या नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं उसमें यहीं तक क्या किया जाता है, पूछा जा सकता है। लेकिन आजकल जो परीक्षाओं के पैटर्न को देखते हुए हमारे को इससे आगे बढ़ के भी मार्गेंथाउ के बारे में चर्चा करना है। उसके आगे बताते हैं मार्गेंथाउ राष्ट्र के हित को 2 प्रकार का बताते हैं, एक तो अस्थायी हित और एक अस्थायी हित। तो जो स्थायी हित है वो राष्ट्र की सुरक्षा, ये क्या है, एक तरह से स्थायी हित है। या अपने साम्राज्य को अस्तित्व बनाए रखना, ये क्या है, एक स्थायी हित है। लेकिन अस्थायी हित में क्या आएगा, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, ये हित क्या है, अस्थायी भी हो सकते हैं। इस प्रकार से मार्गेंथाउ ने क्या है, हितों को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्गेंथाउ ने हितों को कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में। अभी आपको मैं बताऊंगा मार्गेंथाउ ने जो विदेश नीति है उसको कितने भागों में बांटा। मार्गेंथाउ ने विदेश नीति को कितने भागों में बांटा, 3 में। नंबर 1 वो लोग हैं जो यथास्थिति को क्या करना है, यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे कि यूएसए। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। नेक्स्ट, साम्राज्यवादी जो अपनी भूगोलिक, अपनी राजनीतिक, अपने आर्थिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं उनको क्या बोलते हैं, साम्राज्यवादी, जैसे कि चीन। और नेक्स्ट है परिवर्तनवादी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। अभी आपको इसको समझे, जो यथार्थवादी, जो जो यथार्थवाद के अंदर यथास्थिति बनाना चाहते हैं, वो जैसे कि जो देश टॉप पे बैठा है, जैसे कि यूएसए बैठा है, तो वो क्या चाहेगा, हमेशा ये चाहेगा कि हमारी पोजीशन हमेशा किस पे रहे, टॉप पे रहे। और ये जो चीन है, चीन टॉप पे पहुंचने के लिए क्या करेगा, अपने साम्राज्य को क्या करेगा, रेगुलर बढ़ाएगा। और परिवर्तनवादी का मतलब है ये जो दोनों सिस्टम है इसके अंदर क्या करना चाहता है, ये परिवर्तन करना चाहता है। तो इसका उदाहरण आप ले सकते हो नॉर्थ कोरिया। आप याद रखें इसको, यानी कि यथास्थितिवाद को कौन बनाएगा, जिसकी स्थिति अच्छी है वही बनाएगा। अभी मार्गेंथाउ ने बताया कि शांति कैसे स्थापित होगी, इसके भी इन्होंने 3 उपाय बताए। शांति स्थापित करने के भी कितने उपाय बताए, 3 उपाय बताए। 3 उपाय कौन कौन से। नंबर 1, प्रतिबंध लगा दो। प्रतिबंध कैसे, यानी कि हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगा दो, किसी भी राष्ट्र के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दो, जैसे कि ईरान पे। ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसके ऊपर क्या है, यूएसए ने क्या किया, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, जिससे क्या है, ईरान आगे ना बढ़ सके। और उससे क्या हो सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर क्या रह सकती है, शांति रह सकती है। नंबर 2, परिवर्तन द्वारा, जैसे कि
जो व्यवस्था है, यथास्थितिवाद है, उसके लिए क्या बनाओ, एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट बनाओ। एक गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे हो, जैसे कि यूएनओ, उस यानी कि वो जो सर्वोच्च शक्ति किस में हो, यूएनओ में हो। यानी कि यथास्थितिवाद में जैसे यूएसए के पास में ऐसा ना हो, इस टाइप की जो भावना है वो कौन परिवर्तनवादी बताते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में यानी कूटनीति के द्वारा मार्गेंथाउ ये बताते हैं शक्ति को जो यानी कि शांति, विदेश नीति के अंदर जो शांति बनाने के 3 तरीके बताते हैं। या तो आप क्या करो, प्रतिबंध लगाओ, जिससे कि ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, या आप क्या करो, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, इसकी स्थिति को खत्म करने के लिए क्या करो, एक इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाओ जैसे कि यूएनए, और उसके पास में क्या करो, उसको शक्तिशाली करो। नेक्स्ट क्या जाता है, डिप्लोमेसी। इन तीनों तरीकों से क्या लाई जा सकती है, विश्व के अंदर शांति लाई जा सकती है। अभी हम बात करेंगे मार्गेंथाउ की आलोचनाओं। मार्गेंथाउ की आलोचनाएं भी होती हैं, क्यों होंगी, क्योंकि वो शक्ति के ऊपर क्या देता है, ज़्यादा बल देता है, और शक्ति पे ज़्यादा बल देने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा संघर्ष हो सकते हैं और हमेशा युद्धों की स्थिति रह सकती है। शक्ति नंबर 1 आलोचना मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि वो शक्ति पे ज़्यादा बल देता है, जिससे हमेशा संघर्ष की स्थिति रह सकती है और हमेशा क्या है, विश्व के अंदर युद्धों की स्थिति या युद्ध की स्थिति रह सकती है। इस टाइप से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, एक जो राजनीतिक दार्शनिक है हाफमैन इसकी आलोचना करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, मोनेस्टिक, या यानी कि शक्तिशाली अद्वैत। हिंदी में बोलेंगे शक्तिशाली अद्वैत, यानी कि मोनेस्टिक। यानी कि मार्गेंथाउ को ये क्या कहते हैं, शक्तिशाली अद्वैत को कहते हैं हाफमैन। आपसे डायरेक्ट कथन के बेस पे पूछा जा सकता है क्यों कहते हैं। अभी ये देखो, शक्तिशाली अद्वैत का मतलब क्या होता है, यानी कि अद्वैत का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक, यानी कि इनकी जो यथार्थवाद है वो कहां पे जा के रुकेगा, वो विश्व के अंदर एक शक्ति के पास, यानी कि जो शक्तिशाली होगा वो सबको नष्ट कर देगा और उसी की क्या होगी, सर्वोच्च शक्ति होगी। इसी को क्या बोलता है ये, मोनेस्टिक। इंग्लिश के अंदर अगर आपको मिलेगा तो मोनेस्टिक मिलेगा और हिंदी में क्या मिलेगा, शक्तिशाली अद्वैत की जो आलोचना वो किसने की थी, होफमैन ने की थी। किसकी की थी, मार्गेंथाउ की थी। नेक्स्ट, रोनाल्ड नेबूर। नेक्स्ट जो आलोचना की वो किसने की है, रोनाल्ड नेबूर, यानी कि आप याद रखो नेबूर ने किस तरीके से आलोचना की है। अभी आप देखो, नेबूर क्या मानता है, आदर्शवाद को क्या मानता है, आदर्शवाद को प्रकाश मानता है, और यथार्थवाद को क्या मानता है, यथार्थवाद को अंधेरा मानता है। अंधेरा या तिमिर। अंधेरे का ही जो पर्यायवाची वो क्या है, तमीर भी है। तो आपको कई बार अंधेरे की जगह अगर तमीर मिलेगा तो भी आप क्या मानना, उसको सही मानना। जो नेबूर नाम का जो राजनीतिक शास्त्री है वो क्या करता है, क्या बोलता है, आदर्शवाद को क्या बोलता है, प्रकाश बताता है, और यथार्थवाद को क्या बोलता है, तमीर बताता है। ये कैचवर्ड है, इसका कथन थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपके पास अगर इनका ज्ञान है तो आप क्या कर सकते हो, आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट, एक टक्कर, यानी कि उनका पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट टक्कर। वो बोलते हैं कि जो मार्गेंथाउ का जो यथार्थवाद है उसका ना तो वास्तविकता से कोई संबंध है, ना ही अपने आप से कोई संबंध है। यानी कि ना तो वास्तविकता से और ना ही अपने आप से कोई संबंध है। यानी कि 3 आपको मैंने मुख्य आलोचक बताए। एक तो मैं अपने आप एक आलोचना की थी, शक्ति पे ज़्यादा बल देता है जिससे हमेशा संघर्ष की स्थिति रह सकती है। नंबर 2 आपको मैंने बताया हाफमैन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाफमैन क्या बोलता है, मोनेस्टिक या शक्तिशाली अद्वैत। और तीसरा मैंने बताया आपको रॉबर्ट टक्कर, जो क्या बोलता है, ना तो जो मार्गेंथाउ का जो यथार्थवाद है ना तो वास्तविकता से उसका कोई संबंध है और ना ही अपने आप से कोई संबंध है। और तीसरा जो यथार्थवाद को जो यानी
आदर्शवाद, आदर्शवाद को क्या है, प्रकाश की संज्ञा, और यथार्थवाद को अंधेरे की संज्ञा किसने दी है, ये दी है नेबूर। नेबूर, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे, टाइम को